फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2015 में रिलीज्ड एक थ्रिलर कॉमेडी जिसका नाम है होम स्वीट हेल्प। मूवी की शुरुआत में हम डॉन और मोना नाम के एक कपल को देखते हैं। उनके दोनों बच्चों के नाम एलिसन और एंड्रयू है। ऊपर से ये एक हैप्पी फैमिली दिखने पर भी ये लोग अपनी जिंदगी से कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि इस परिवार में हर एक को मोना कंट्रोल करती है। सभी को मोना के हिसाब से ही चलना पड़ता है। वो हर एक काम के लिए प्लानिंग करती है। इतना ही नहीं, उसका हस्बैंड कब उसके साथ इंटीमेट होगा ये भी पहले से ही फिक्स्ड है। इसीलिए कई बार डॉन का मन होने के बावजूद भी वो अपनी वाइफ के आसपास नहीं जा सकता। मोना अपने बच्चों के प्रति भी कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। वो चाहती है कि उसके बच्चे हर एक फील्ड में फर्स्ट आए और उनकी कोई छोटी सी गलती के लिए भी उन्हें बहुत बड़ी सजा दी जाती है। इन सब की वजह से डॉन बहुत परेशान रहता है, लेकिन उसे पता है कि उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी बदल नहीं सकता। कई बार वो मोना के नजदीक जाने की कोशिश करता है। वो जितना मोना के करीब आने की कोशिश करता, मोना उसे अपने आप से उतना ही दूर कर देती। वो हर बार अपने हस्बैंड को बोलती कि अभी समय नहीं आया है, प्लान के मुताबिक जब हमें इंटीमेट होना होगा हम तभी करीब आएंगे। डॉन की एक फर्नीचर शॉप है और इसकी ओनर भी मोना ही है, क्योंकि यह शॉप मोना के डैड की दी हुई है। मोना से खुश ना होने के बावजूद भी डॉन अपनी फैमिली और बच्चों के लिए आंख बंद करके सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। एक दिन डॉन अपनी शॉप के लिए एक एडवर्टाइजमेंट देता है कि उसे यहाँ काम करने के लिए एक एम्प्लॉय की जरूरत है। तब डस्टी नाम की एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है। हम देखते हैं कि डॉन को खूबसूरत डस्टी पहले ही नजर में बहुत पसंद आ जाती है। वो मन ही मन डस्टी के साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाता है। डस्टी को देख के मोना भी उसे काम पर रख लेती है। उसका मानना है कि सुंदर लड़की की वजह से उनके यहाँ कस्टमर्स भी आते रहेंगे। हम देखते हैं कि डॉन के दोस्त लेस को भी डस्टी बहुत पसंद आती है। लेस बोलता है कि हमें ऐसे ही किसी की जरूरत है जो हमारे सोचने की दिशा ही बदल दे। हम पूरे दिन यहाँ काम करते हैं और घर जाके अपनी वाइफ की बकबक सुन के कान खराब कर लेते हैं। डस्टी जैसी लड़की के यहाँ होने से हमारे यहाँ काम में भी मन लगा रहेगा और हम अपने काम को पहले से बेहतर कर पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गैंगस्टर एक आदमी का मर्डर कर रहा है। साथ ही वो टीवी पे डॉन के फर्नीचर शॉप का एड भी देख रहा है, जिसमें डॉन अपनी शॉप के बारे में डिटेल में बता रहा था। गैंगस्टर वो एड बहुत अच्छे से देखता है और फिर डॉन को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेता है। इसके बाद से ही गैंगस्टर ने डॉन और उसकी फैमिली पे नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन डॉन इस बात से बिल्कुल बेखबर है और उसे पता चले भी कैसे, उसका पूरा ध्यान तो आजकल डस्टी की तरफ है, क्योंकि वो कभी भी अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट नहीं हो पाता, जिस वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और डस्टी भी समझ चुकी है कि डॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है। जल्द ही दोनों करीब आ गए और ये सिलसिला अब ऐसे ही चलता रहा। मौका देखते ही वो कहीं पे भी इंटीमेट हो जाते और डॉन इससे बहुत खुश है और अब वो अपने आप को और भी ज्यादा फिट और यंग दिखने के लिए एक्सरसाइज भी करने लगा है। इधर मोना अपने प्लान के मुताबिक जब डॉन के करीब आने की कोशिश करती है, तब वो मोना को अपने से दूर कर देता है। अब सब कुछ डॉन के हिसाब से ही चल रहा था। मोना भी उसके अंदर आए चेंजेस को नोटिस करती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलती। इस तरह आजकल डॉन अपनी जिंदगी खुशी खुशी काट रहा था। कुछ दिनों बाद मोना अपने घर पे एक पार्टी रखती है, जहां वो डस्टी को भी इनवाइट करती है। यहाँ डस्टी डॉन को एक ऐसे न्यूज़ देती है जिससे अचानक डॉन का मूड खराब हो जाता है। वो डॉन को बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनते ही डॉन बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि अगर ये बात मोना को पता चल गई तो वो उसकी हालत खराब कर देगी। डॉन उसे बोलता है कि तुमने पिल्स क्यों नहीं ली थी और अब एबॉर्शन के अलावा तो कोई और उपाय है ही नहीं। तब डस्टी उसे बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। डस्टी की ये बात सुन के तो डॉन और भी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। इसीलिए वो इस बारे में बात करने के लिए अपने दोस्त लेस के पास जाता है। उसकी सारी बातें सुन के लेस बोलता है कि तुम एक काम कर सकते हो, कुछ पैसे देकर तुम किसी तरह उसका मुंह बंद करा दो। मुझे लगता है कि वो जानबूझकर ये काम कर रही है। आजकल इसके जैसी लड़कियां इसी तरह अमीरों को फंसाती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे वसूलती है। उधर हम देखते हैं कि डस्टी मर्फी नाम के एक गैंगस्टर के पास गई है। दरअसल मर्फी वही गैंगस्टर है जो इतने दिनों से डॉन और उसकी फैमिली का पीछा कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि लेस का शक बिल्कुल सही था। डस्टी मर्फी के इशारों पर ही ये सब कर रही थी। मर्फी ने ही डस्टी को डॉन के पास भेजा था। वो जब भी किसी को टारगेट बनाता, तब वो अपने टारगेट के पास डस्टी को भेजता है। फिर बाद में वो सभी मिलकर उसे ब्लैकमेल करके पैसे वसूलते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है,
क्योंकि इस बार डस्टी डॉन के प्यार में पड़ चुकी है। इसके बाद जब डॉन और डस्टी की मुलाकात होती है तब वो डॉन को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। डॉन बोलता है कि देखो, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, अगर मैं चाहूँ तो भी इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। ये बोलते हुए वो डस्टी को $13,000 देता है। ये देख के डस्टी को बहुत बुरा लगता है। रोते हुए वो डॉन को बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पैसों के लिए ये सब कर रही हूँ और तुम मुझे पैसों से खरीद रहे हो? मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, और अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुमसे दूर चली जाऊँ तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगी। इसके बाद उन पैसों को लेकर वो वहाँ से सीधे मर्फी के पास जाती है, लेकिन इतने कम पैसे देख के मर्फी उसे बहुत बुरा भला सुनाता है। साथ ही वो उसे डॉन से $25,000 और लाने के लिए बोलता है। अब मजबूरन डस्टी एक बार फिर से डॉन को ब्लैकमेल करती है। वो उसे कॉल करके बोलती है कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मोना को सारी सच्चाई बोल देगी। ये सुनकर डॉन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं हैं। तब वो सोचता है अब इस मुसीबत से बचने का एक ही उपाय है, और वो ये है कि मोना को सारी सच्चाई खुद ही बोल देना। लेकिन मोना के ये सब जानने के बाद डॉन के साथ कुछ भी हो सकता है। फिर भी वो हिम्मत करके मोना के पास जाता है। वो मोना को सारी बातें बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सब सुनने के बाद मोना का क्या रिएक्शन होगा। फिर भी वो अपनी सारी हिम्मत जुटा के मोना को सारी बातें बोल देता है। सब कुछ सुनने के बाद मोना चुपचाप खड़ी होती है और एक डायरी लेकर आती है। ऐसा लगता है कि डॉन की बातों को उसने बहुत ही लाइटली लिया है। इसे डॉन और भी घबरा जाता है। तब मोना डॉन से पूछती है कि क्या तुम अब भी उस लड़की से प्यार करते हो? जवाब में डॉन बोलता है, नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। एक पल के लिए डॉन को लगा जैसे उसने मोना को मना लिया है, लेकिन अब आता है असली तूफान। मोना डॉन पे बहुत नाराज होती है क्योंकि उसकी फैमिली ने डॉन को सब कुछ दिया है। आज डॉन उनकी ही वजह से इस मुकाम तक पहुंचा है। अगर मोना नहीं होती तो अब तक डॉन भूखे मर चुका होता। बहुत नाराज होने के बाद मोना डॉन को बोलती है कि किसी भी तरह डस्टी को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की लड़कियां कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहेगी। वो समाज में हमारा मान सम्मान बिल्कुल खत्म कर देगी। मोना डॉन को 2 चॉइस देती है, या तो तुम डस्टी को मार दो या फिर मुझे डाइवोर्स दे के मेरे बच्चों से दूर चले जाओ। डॉन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और वो किसी भी तरह उनसे दूर नहीं रह सकता। इसीलिए मोना के बार बार इंसिस्ट करने पर वो डस्टी का मर्डर करने को राजी हो जाता है। उसके बाद वो डस्टी को कॉल करके उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब डस्टी बोलती है, कुछ खास नहीं, मुझे तुमसे $25,000 चाहिए। ये बात सुन के मोना को और भी गुस्सा आने लगता है। वो डॉन को बोलती है, मैंने तुम्हें बोला था कि ये लोग कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर बार ये लोग तुम्हें अलग अलग तरीकों से फंसाने की कोशिश करते रहेंगे। तुम खुद ही देख लो, वही हो रहा है। इसके बाद से ही मोना डस्टी को मारने के लिए डॉन पे प्रेशर बनाती रहती है। वो डस्टी को मारने के लिए अलग अलग तरह की मेडिसिन मिला के एक पॉइजन बनाती है। उसके बाद एक साइको की तरह डॉन को समझाती है कि हमें किसी भी तरह डस्टी को मारना ही होगा। वो हमारे इस हैप्पी फैमिली को बिल्कुल तबाह कर देगी। हम देखते हैं कि डॉन के पास डस्टी को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। डॉन को पॉइजन देते हुए मोना बोलती है कि आज रात तुम डस्टी को ये खिला देना। ये बात सुन के डॉन घबरा जाता है। फिर भी वो पॉइजन लेके ऑफिस चला जाता है और पैसे लेने के लिए वहाँ डस्टी भी आ जाती है। डॉन उस पॉइजन को डस्टी के ड्रिंक में मिला के उसे पिला देता है। उसे पीते ही डस्टी को चक्कर आने लगते हैं। वो समझ जाती है कि ड्रिंक में ज़रूर कुछ मिला हुआ था और अगले ही पल वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि उसी समय वहाँ मोना आके डॉन को बोलती है कि इसे उठा के हमारे घर ले चलते हैं। मोना के ऑर्डर पे डॉन डस्टी को उठा के अपने घर के गैराज में ले आता है। डस्टी को कार से उतारते वक्त मोना देखती है कि डस्टी अभी भी जिंदा है। ये देख के डॉन बुरी तरह घबरा जाता है, ये सोच के कि अब मोना उसके साथ पता नहीं क्या करने वाली है। अब मोना डॉन को एक हथौड़ा लाने को बोलती है, लेकिन हथौड़ा लाते ही मोना उसे बोलती है कि अब इस हथौड़े से तुम खुद ही डस्टी को मारोगे। ये सुन के डॉन हैरान हो जाता है कि मोना उसे इतना खतरनाक काम करने को बोल रही है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह का कोई काम ही नहीं किया। लेकिन मोना उसे बोलती है कि ये काम तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि इतने दिनों से तुमने ही इसके साथ मजे लिए हैं। लेकिन डॉन बहुत कोशिशों के बाद भी ये काम नहीं कर पाता, इसीलिए उसके हाथ से हथौड़ा लेकर मोना डस्टी को मार देती है। लेकिन इससे भी मोना का मन नहीं भरता।
अब वो एक इलेक्ट्रिक कटर से डस्टी की बॉडी के हर एक पार्ट को काट के अलग कर देती है। ये सब देख के डॉन को घबराहट से उल्टी आ जाती है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ इतनी क्रूर होगी। इस घटना के अब बहुत दिन बीत चुके हैं। उधर मर्फी डस्टी को लेकर थोड़ा परेशान है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से डस्टी की कोई खबर ही नहीं है। इधर डॉन अपनी खिड़की से देखता है कि मर्फी उसके बेटे से कुछ बातें कर रहा है। ये देख के वो भागते हुए घर से बाहर आता है, लेकिन तब तक मर्फी वहाँ से जा चुका था। पर वो डॉन के बेटे के हाथ एक नोट छोड़ गया जिसमें लिखा था कि वो डॉन से डस्टी के बारे में कुछ बातें करना चाहता है। हालांकि उसके लेटर से डॉन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसे पता है कि मर्फी से मिलने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। उस रात वो मर्फी के दिए एड्रेस से एक बार में पहुंचता है जहां मर्फी उससे पूछता है कि डस्टी कहाँ है। डॉन बोलता है, डस्टी कहाँ है ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। उस रात वो मुझसे $25,000 लेके चली गई। उसके बाद से मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन डॉन की बातों से मर्फी समझ चुका है कि डॉन झूठ बोल रहा है। अब वो उससे $25,000 की मांग करता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर डॉन ने ये नहीं दिए तो मर्फी उसके परिवार को मार देगा। ये सुन के एक बार फिर से डॉन परेशान हो जाता है। वो अब अपनी वाइफ को सारी बातें बोल देता है। अब उसकी वाइफ बोलती है, मुझे पता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये लोग इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। हम डस्टी की लाश को मर्फी के घर पे रख के आएंगे, जिससे मर्फी डस्टी के मर्डर में फंस जाएगा। डॉन बोलता है, तुम ये सब क्या बोल रही हो, हम ये सब कैसे कर पाएंगे। मोना बोलती है, तुम इन सब की चिंता मत करो और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। उसी रात हम देखते हैं कि दोनों डस्टी की बॉडी पार्ट्स लेके मर्फी के घर पहुंचते हैं। मोना चोरी से मर्फी के घर में घुस के डस्टी की बॉडी पार्ट्स उसके फ्रिज में रख देती है। लेकिन जब वो ये सब फ्रिज में रख रही थी तभी मर्फी की गैंग का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पहुँचता है। उस आदमी को लगता है जैसे इस घर में कोई और भी मौजूद है। उधर मोना भी समझ चुकी है कि वो पकड़ी जा सकती है। वो जल्दी से किचन से एक छुरी लेकर उस आदमी को वहीं पे मार देती है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो घायल हालत में भी मर्फी को कॉल करके सारी बातें बोल देता है। उधर मोना भी अपनी कार में बैठ के पुलिस को कॉल करके बोलती है कि मर्फी के घर में कुछ हुआ है। हम देखते हैं कि मर्फी भी अपने एक साथी के साथ घर पहुंच चुका है। घर पहुंचते ही वो अपने गैंग के आदमी की लाश वहीं पे देखता है। उसके बाद फ्रिज खोल के जब वो डस्टी का कटा हुआ सर देखता है तब वो थोड़ा घबरा जाता है। गुस्से में उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। ठीक उसी समय वहाँ पुलिस आ जाती है। हम देखते हैं कि पुलिस ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया है और उन्हें घर से बाहर निकलने को बोला जाता है। लेकिन मर्फी का एक साथी घबराहट में उल्टा पुलिस पर अटैक कर देता है। इसी गोलीबारी में मर्फी के साथी की मौत हो जाती है। लेकिन मर्फी इस गोलीबारी में अपने घर से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर डॉन अपनी वाइफ के बारे में सोचते सोचते बहुत परेशान हो चुका है। इसीलिए एक दिन वो हिम्मत जुटा के अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम ये सारे खतरनाक काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती हो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। ये सुनते ही मोना रोते हुए बोलती है कि हाँ, मेरा पास्ट बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। आगे से कभी भी तुम मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछना, और अगर तुमने कभी मुझसे दोबारा इस बारे में कुछ पूछा तो मैं तुम्हारी हालत भी डस्टी के जैसे ही कर दूंगी। ये बोलते ही वो अपने बेडरूम में चली जाती है। डॉन मोना के पास बैठ के सोचता है कि उसकी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। अगर वो चाहे भी तो कभी भी मोना को नहीं छोड़ सकता। अगली सुबह हम देखते हैं कि उनके घर पे एक पुलिस ऑफिसर आके डस्टी के बारे में पूछताछ कर रहा है। पुलिस ऑफिसर डॉन को बोलता है कि आपकी शॉप पे डस्टी नाम की जो लड़की काम करती थी, हमें उसकी लाश मिली है। असल में उसका मर्डर किया गया था और अच्छी बात यह है कि हमने मर्डरर को पकड़ भी लिया, लेकिन 2 खूनी में से एक भाग गया है। अभी हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ऑफिसर आगे बोलता है कि मैंने सुना है कि डस्टी अक्सर आपकी शॉप पे ही रहती थी। ये बात सुन के डॉन थोड़ा घबरा जाता है। उसे अब डर लगता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो ऑफिसर को सब कुछ सच सच बोलने के बारे में सोचता है। वो बोलता है कि मेरे और डस्टी का अफेयर था, इसीलिए वो अक्सर मेरे पास ही रहती थी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ ये सब मेरी वाइफ को मत बताना। ऑफिसर बोलता है, मैं समझ गया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी वाइफ को कुछ भी नहीं बोलूँगा। दोनों के इस बातचीत के दौरान मोना अपने हाथ में अपने पड़ोसी के कुत्ते को लेकर गुस्से में बाहर आती है और उसे अपने पड़ोसी को सौंपते हुए मोना बोलती है, अगर मैंने कभी आपके कुत्ते को यहाँ दोबारा देखा तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मोना की ये बात सुन के वहाँ मौजूद सभी हंसने लगते हैं, लेकिन डॉन ये अच्छे से जानता है कि मोना क्या क्या कर सकती है।
अगले दिन हम देखते हैं कि डॉन के बेटे के बर्थडे पे उन्होंने अपने घर पे एक पार्टी रखी है जिसमें बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। किसी वजह से फ्रिज खोल के डॉन देखता है कि उनके फ्रिज में उनके पड़ोसी का कुत्ता मरा हुआ पड़ा है। उसे यकीन है कि ये मोना का ही काम है। उधर बाहर हम देखते हैं कि उनके बेटे के बर्थडे पे बाहर बच्चों का कुछ कंपटीशन चल रहा है जिसमें डॉन के फ्रेंड लेस का बेटा बार बार डॉन के बेटे को मात दे रहा है, लेकिन ये बात मोना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जल्द ही मोना लेस के बेटे को गेम से निकाल देती है क्योंकि वो मोना के बेटे से एज में बड़ा है। साथ ही वो लेस और उसकी वाइफ की सभी के सामने बहुत इंसल्ट भी करती है। दूर से ये सब देख के डॉन बहुत परेशान हो जाता है। हम देखते हैं कि ये सब दूर से उनकी बेटी भी देख रही थी। वो अपने भाई से स्टिक छीन लेती है और उसकी मॉम जैसा चाहती है वो ठीक वैसा ही करती है। ये सब देख के मोना बहुत खुश होती है, लेकिन डॉन सोचता है कि मोना उनकी बेटी को धीरे धीरे अपने जैसा ही बना रही है, कहीं इन सब से उसकी बेटी भी अपनी मॉम जैसी ना हो जाए। लेकिन अब और नहीं, डॉन अपने बच्चों को बचाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाता है। इसीलिए वो अपने गैराज जाके एक लाइट का शॉर्ट सर्किट तैयार करता है और आग अच्छे से फैले, इसीलिए वो वहाँ के सारे गैस के सिलेंडर्स को खोल देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होते ही वहाँ एक बड़ा धमाका हो। सारा काम अच्छे से करने के बाद वो बाहर आके अपनी वाइफ को फ्रिज से कुछ मीट के पीसेस लाने को बोलता है और खुद घर से दूर जाके खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि यहाँ अब क्या होने वाला है। अंदर हम देखते हैं कि मोना जैसे ही रूम में एंटर होती है, स्पार्किंग की वजह से वहाँ एक धमाका होता है। इस तरह से साइको मोना की वहीं पे मौत हो जाती है। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि डॉन अब अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो गया है। इस तरह से कुछ महीने बीत गए। डॉन अब बहुत अमीर आदमी बन गया है क्योंकि मोना की सारी प्रॉपर्टी अब डॉन की हो चुकी है। अब वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें अब कोई रूल नहीं मानना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर मर्फी ने एक बार फिर से डॉन और उसकी फैमिली पे नज़र रखना शुरू कर दिया है। एक दिन जब डॉन अपने बच्चों के साथ कहीं घूमने निकलता है तब मर्फी भी उन्हें फॉलो करना शुरू कर देता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि डस्टी को डॉन नहीं मारा है। इसके बाद हमें 2 बार बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही मदद के लिए बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ भी आती है, जिसे सुन के लगता है कि शायद डॉन को मार दिया गया है। और ठीक यहीं पे ही हमारी आज की इस साइको मूवी की कहानी खत्म होती है।